हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ पीके क्यू एंड ए में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट 7। ओके, एंड आप हमें ये बताइए कि आप जो पीछे टेस्ट दे चुके हो क्या उसको रिवाइज़ कर रहे? जितना ही इम्पोर्टेंट सारा टेस्ट देना है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज़ करना एंड एक्सप्लेनेशन देखना उसका। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजनल रूरल बैंक। ओके, आरआरबी के बारे में हम बात करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर जॉइंटली सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, correct, with the state government holding majority of state. No, it's not by the state government, it's by the center government. Okay, so first statement is incorrect. Let's come to the next statement, which is they are regulated by RBI and the service supervised by the state government. This is also incorrect because this is supervised by the NABARD. Okay, आप हमें कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताएं नाबार्ड का। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर आरआरबी इज 90% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज नॉट अ 90%, इट्स अ कितना, दिस इज नॉट अ 95%, इट्स अ 75%. ओके, so answer for this question is option number D, which is none of the above is correct. Okay, and if we are talking about the RRB रीजनल रूरल बैंक, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसका ऑनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो है कैसे? तो सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, और सेंटर में कितना हो जाएगा? तो सेंटर के पास कितना परसेंट है? 50%। स्टेट के पास कितना है? 15%। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, उनके पास कितना है? 35%. ओके, सो लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider for this concept discuss that the taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure. When the government increases spending by borrowing today, which will be repaid taxes in the future, it will have the same impact on the economy as an increase in government expenditure that is financed by a tax increased today, which is called Ricardian equivalence. Okay, statement 1 is correct for this question. And if we are talking about the concept of taxation and borrowing are equivalent, दिस इज़ अ गवर्नमेंट फाइनेंस बजटरी। ये सबसे किस में आता है? तो गवर्नमेंट फाइनेंस बजटरी में। और ये कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का। कौन सा? टैक्सेशन, दूसरा होता है बोरोइंग एंड तीसरा होता है प्रिंटिंग मनी। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द borrowing, the money gives rise to government debt. This borrowing helps the government transfer by the burden of reduced consumption in the future generation. This is because it borrows by issuing bonds to the people living at present that may decide to pay off the bond years later by rising taxes. Okay, and if we are talking about सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस, जो कि ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे 19th सेंचुरी के। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आउटपुट ऑफ जापानीज कार कंपनी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, the output of Japanese car company located in India would be, क्या होगा? Include in Japan's GDP? No. Include in both India and Japan's GDP? No.
ये किस में हो जाएगा? इंक्लूडेड इन इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बट इन GNP ऑफ जापान. यस, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड GDP है क्या? तो GDP इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज those that are brought by the final users, like produced in a country in a given period of time, like चाहे वो quarterly हो चाहे वो yearly हो. Okay, let's come to the next question. In the context of macroeconomy, ब्रॉड मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इन सर्कुलेशन. ब्रॉड मनी को हम M3 M4 भी बोलते हैं. ओके, ये दोनों ब्रॉड मनी के अंदर आता है. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस. यस, इट्स अ करेक्ट. डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक्स, ये भी सही है. तो कैश रिजर्व ऑफ द बैंक्स हेल्ड, नहीं, ये नहीं होगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Statement A and B both are correct. Okay, let's come to some important facts about this one. So broad money is equal to, अगर हम broad money की बात करते हैं, broad money is equal to narrow money plus time deposits held by the commercial bank and post office savings organization. Okay, and if we are talking about the public has, there is a two most liquid components public has, which is first is currency compound. Currency compound क्या था? All the coins and notes in the circulation are called currency compound. Okay, and if you are talking about the demand deposit component is a money of the general public with bank which can withdraw, जो कि विथड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू हो, चाहे वो विथड्रॉवल हो, चाहे ATM से निकाल ले. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा क्या? डिमांड डिपॉजिट कंपोनेंट. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अबव टू कंपोनेंट, इट्स बोथ आर नैरो मनी. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी, और नैरो मनी कौन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा M1 एंड M2. ओके, उसके अंदर आ जाएगा नैरो मनी के अंदर. एंड टाइम डिपॉजिट हैड अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड हेंस कैन नॉट बी विथड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द M3 एंड M3 और ब्रॉड money is therefore calculated as a narrow money plus time deposit of public. एंड अगर हम बात करते हैं कैश रिजर्व की, तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक हेल्ड विथ RBI is counted under M0. Okay, which is called monetary base. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is under the public private partnership model, PPP model, the cost is completely borne by the government. The government invites bids for the engineering knowledge for private players. Procurement, raw material and consumption cost are met by the government. The private sector's participation is minimal and is limited to the provision of engineering expertise. Which of the following investment model has been described in the above? So which is called, this is option number B, engineering procurement and construction model. Okay, and if we are talking about BOT, which is a type of hybrid annuity model. Okay, ये जो हमारा है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का टाइप है, एक बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र एम्यूनिटी मॉडल. ओके, और इसमें क्या होता है? तो ये अंडर दिस बॉट एन्युटी मॉडल, इसमें क्या है कि डेवलपर बिल्ड्स अ हाईवेज, ऑपरेट इट फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड ट्रांसफ़र इट बैक टू द गवर्नमेंट
फॉर एग्जांपल कोई हाईवे बना है तो उसमें जो बनाया है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, देन आफ्टर सम ईयर्स लाइक 6 मंथ बेसिस या फिर किसी बेसिस पे फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा. ओके. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिल्ट ऑपरेट टोल मॉडल, जो कि एक दूसरा मॉडल है इसका HAM का. पहला हो जाएगा बोट एन्यूटी मॉडल, सेकेंड इज बोट टोल मॉडल. ओके. एंड इन दिस आफ्टर 30 years डेवलपमेंट ऑफ द रोड ये अलाउ करता है टोल कलेक्शन का. ओके. 30 year तक. ओके. लेट्स कम टू द हाइब्रिड एन्यूटी. ये तो इसका टाइप है. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी is the correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the treasury bill. Okay. First is they are zero coupon securities that are issued at a discount and redeemed in face value at at maturity. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is these are long-term debt instrument issued for the maturity of more than 364 days. No, it's not a correct statement because it's not for long time, it's for short time. And if you are talking about maturity, it's in 91 days, 182 days and 364 days. Okay. So answer for this question is option number A is the correct answer. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the following statements, best describes the BOP, which is called balance of payment of a country. Okay. So first statement is it is a comprehensive record of all economic transaction between government of country and the government rest of world specified period. No, it's not correct. Next is it is a statistical analysis of country's domestic budget including government expenditure and taxes. Not correct. Let's come to the next one, which is it is a measure of country's net foreign exchange reserve over a period, a specified period. It's not correct. So answer for this question is option number D, which is it is a systematic record of all transaction of goods, service and assets between the resident of a country and the rest of the world over a defined period. Okay. So answer is option number D is the correct. And if we talk about BOP, BOP is a systematic record of all transaction in goods and services assets in economic transaction between resident of country and the rest of the world over a defined period. And if we are talking about the main component of BOP, which is called three main component है BOP का. Okay. So कौन कौन सा है? First is current account. And if your current account is the it includes the trade balance. और ट्रेड बैलेंस में क्या क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा import minus export minus import goods, export minus import goods. एंड इसी में हो जाएगा बैलेंस ऑफ सर्विस. और सर्विस की अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ सर्विस की, तो उसमें हो जाएगा टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेट इनकम की हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हो जाएगा नेट ट्रांसफ़र में? तो नेट ट्रांसफ़र में हो जाएगा हमारा फॉरेन एड एंड रेमिटेंस. ओके. सो CA का मतलब ये होता है करंट अकाउंट में. BOP का एक पहला कंपोनेंट. अगर हम दूसरी कंपोनेंट की बात करते हैं BOP की, पहला क्या था? करंट अकाउंट. दूसरा क्या है? तो कैपिटल अकाउंट. ओके. कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल्स ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज रियल एस्टेट एंड पैटेंट्स as well as financial assets and liabilities such as foreign direct investment,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, ये सब आ जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। ओके, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो फाइनेंशियल में हो जाएगा कंट्रीज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट एंड liabilities including official reserve, direct investment abroad, portfolio investment and other investment. Okay, so answer is option number D. Let's come to the next question, which is with reference to MSME categorization, consider the following statement. First statement is micro enterprises are those with investment not more than the 1 CR and annual turnover not more than the 5. Yes, it's a correct statement. Next is small enterprises. यहाँ माइक्रो का बात है, यहाँ स्मॉल एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन द 10 crore and annual turnout not more than the 50 crore. Yes, it's also correct statement. Next is medium enterprises are those with investment not more than the 100 crore and annual turnover not more than the 500 crore. No, it's not a correct statement because ये 100 नहीं है, ये 50 CR है एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए था, 250 CR. So statement third is incorrect. So answer for this question is option number B, which is 1 and 2 both are correct only. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the foreign direct investment, FDI and foreign portfolio investment. Okay, so FDI and FPI. Okay, first statement is for foreign direct investment. FDI is investment through equity instruments by a person resident outside India under the certain condition. Yes, it's a correct statement. Next is FPI. FPI often lead to the technology transfer, job creation. No, FDI ये सब कुछ नहीं करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, if you are talking about the second statement की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, in contrast, the FPI typically involves investing in financial assets such as stocks, bonds and other security of foreign companies or government. Their primary objective क्या है इसका, तो to earn financial returns through the capital appreciation, dividends and interest payment on their investment. Okay, so answer for this question is option number A is correct only. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the World Trade Organization, WTO. Okay, first statement is all the United Nations countries are member of the World Trade Organization. No, it's not a correct statement क्योंकि World Trade Organization में 143 कंट्री है and if you are 140 नहीं 164 countries. Okay, 164 countries and if you are talking about the United Nation, वो United Nation में कितना है, तो 193 country. Okay, so statement first is incorrect. Let's come to the next statement, which is the General Council is the highest decision making body of the World Trade Organization. Yes, it's a correct statement. Next is one of the objective of the World Trade Organization is to achieve the change or flexibility, stability in different accounts. Yes, it's also not correct. So आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है, तो नॉट करेक्ट पूछा है. ओके, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज़ करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. एंड अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था कब, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में. ओके, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इस्टेब्लिश इंटरनेशनल 3 चीज़ इस्टेब्लिश किया गया था. एक तो IMF,
ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा था क्या, गैट। ओके, ये सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम नहीं किया गया था। जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, तो आईएमएफ का क्रिएशन हुआ था, गैट का क्रिएशन हुआ था, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्रिएशन हुआ था। ठीक है, देन बाद में गैट को चेंज किया गया था, किसमें रिप्लेस किया गया था 1995 में। 1995 में गैट को रिप्लेस किसने किया था, तो वो किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, so, and if you're talking about the main objective of the WTO is to provide platform to member countries to negotiate a trade agreement and lowering trade barriers. It also tried to promote their competition with transparency and encourage development and economic reforms. The mandate to ensuring exchange rate stability with another Bretton Woods institution, which is IMF. Okay, so statement third is not correct. Answer is option number B, क्योंकि यहाँ पे not correct पूछा था। Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the agricultural census in India. Okay, so first is in India it is conducted every 5 years by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Yes, it's a correct statement. First statement is correct. Okay, let's come to the next statement. It's carried out the central sector scheme. Yes, it's also correct. And if we are talking about the first agriculture census in India was carried out during the first 5-year plan. No, it's not a correct. ये second 5-year plan में हुआ था. Okay, so answer for this question is option number B, which is only 2 are correct. Okay, let's come to the next question, which is question number 12. Consider the following statements. How many of the above constitute net non-factor income in the balance of payment? Okay, so first is net income from shipping service, net income from tourism, net income from banking. All of the above are correct statements. Okay, so answer for this question is option number C. All three are correct. Okay, and if you are talking about BOP is a comprehensive record of a country's economic transaction with the rest of the world over a specific period of time. और इसका कंपोनेंट कितना है, तो 3 मेन अकाउंट है। एक करंट अकाउंट, दूसरा क्या था कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा क्या था फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द करेंट अकाउंट, कंट्रीज, और ये रिकॉर्ड क्या करता है, कंट्रीज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एंड नेट इनकम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ओके, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा इनकम का, तो फर्स्ट हो जाएगा एक होता है इसका फैक्टर इनकम। ओके, एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर इनकम, factors of production of land, labor and capital owned by the residents but used abroad. Okay, and if you are talking about the non factor income, okay, non factor income नॉन फैक्टर इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो वो ऑनरशिप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट आर नॉट डायरेक्टली tied to the production of goods. This not considered factor of production in traditional senses. Okay, और नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आता है नेट नॉन फैक्टर इनकम। ओके, नेट नॉन फैक्टर इनकम जो कि डिवाइडेड है नेट इनकम फ्रॉम शिपिंग, नेट इनकम फ्रॉम टूरिज्म, नेट इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट, ओके, if you are talking about current account, trade in goods, current account
जो है वो 3 टाइप से डिवाइडेड है। ओके, कौन कौन सा? तो हो जाएगा ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड इन गुड्स, ये भी 2 टाइप से डिवाइडेड। कौन सा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड इन सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, विच इज़ नेट फैक्टर इनकम एंड इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉय and net invest income. Okay, and if we are talking about the net non factor income, इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगा? तो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एट्सेट्रा. ओके, सो and if we are talking about transfer payments consider के आ जाएगा कौन सा? consist of gifts, रेमिटेंस एंड ग्रांट्स. ओके, सो ये रहा करंट अकाउंट का. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 3 टाइप का हो जाएगा. तो कौन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज एक्सटर्नल बोरोइंग, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस. ओके, एंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, सॉरी, नॉट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इट्स अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या क्या आ जाएगा? FDI, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट, अर्निंग एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देयर इज एग्जाम्पल ऑफ FII, ऑफशोर फंड्स. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल बोरोइंग्स में क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट. Okay, and if you are talking about the external assistance, examples are government aid, intergovernmental, multilateral and bilateral loans. Okay, so here about this is the capital accounts. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Asian Infrastructure Investment Bank. Okay, first statement is it was founded with the purpose to act as an alternative to the World Bank for providing funds to its member countries. Is it true? No, it's not a correct statement. Next is its headquarter in Beijing. Yes, it's a correct statement. और ये start कब हुआ था? Began operational in 2016. And if we are talking about another statement, which is it has permanent observer status in the deliberation of the United Nations General Assembly. Yes, it's a correct statement. So next answer for this question is option number B is the correct. Okay, only 2. And if we are talking about the statement 1, why it is incorrect? So it helps in reinforcing the goal of World Bank rather than working as an alternative. ये क्या करता था? हेल्प करता था इन रीइन्फोर्स में गोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक. ओके, सो स्टेटमेंट, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज in the context of economy, consider the following statement. First is GNP, gross national product, is obtained by deducting net factor income from abroad from the gross domestic product. Okay, first statement is not correct because ये deducting नहीं होता है, ये addition होता है. Okay, so GNP is equal to, if we can formulate, GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. Okay, ये हो गया GNP का. And so statement first is incorrect. Let's come to the next statement, which is
net national product is obtained by deducting depreciation from the gross national product. Yes, it's a correct statement. NNP is equal to GNP minus depreciation. Okay, so answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, next question is consider the following statements: minimum support price. Okay, MSP. So MSP aims to protect farmers from the market fluctuation and thus prevent distressed sales of crops by the farmers. Yes, it's a correct statement. Okay, next is MSP is legally guaranteed minimum price offered by the government of India for some of the food grains and commercial crops. No, it's not a correct statement, because if you're talking about MSP है क्या? The lowest rate at which government procurement agencies buy crops from the farmers. Okay, अगर कोई प्रोडक्ट उगाया गया है, ठीक है, फार्मर के द्वारा, तो उसका अगर रेट सही मार्केट में नहीं है या फिर बहुत लोवेस्ट प्राइस में चला गया है या बहुत हाईएस्ट प्राइस में चला गया है, तो क्या करेगा? गवर्नमेंट उसको खरीदेगा। ओके, क्यों? ताकि किसान को कोई नुकसान ना हो। ओके, एंड इसलिए, और ये टोटल कितना एमएसपी जो दिया जाता है वो टोटल कितना 22 क्रॉप्स में दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं स्पेशली शुगर केन की, ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट शुगर केन, शुगर में क्या दिया जाता है? तो FRP, ओके, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा आ जाएगा? पैडी, ज्वार, मेज़, रागी, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइजर सीड एंड कॉटन एट्सेट्रा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी रबी क्रॉप में कौन कौन सा है? वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड एंड safflowers. Okay, and if you are talking about commercial crop, it's a jute, sugarcane, etc. Okay, and so statement second is incorrect, because the MSP isn't a part of legal statute and thus isn't confer any legal guarantee. Okay, so statement 1 only is correct, which is option A is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is which of the following bodies organization was jointly involved in the development of system of national accounts, which used to compile measure of economic activity globally? So answer for this question is option number answer for this question is option number A, which is United Nations. Okay, let's come to the next question, which is in the context of economy, which of the following statement best describe the term green GDP? Okay, ग्रीन जीडीपी को कौन बेस्ट डिस्क्राइब किया? कंट्रीब्यूट टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जीडीपी नहीं, कंट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी नहीं, एंड कलर्ड कोडेड मेथड ऑफ जीडीपी एंड कैलकुलेशन यून नहीं, जीडीपी नेक्स्ट इज GDP calculation after adjusting for environmental damage. Option number D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question. As per the joint jobs of resilience South Asia development update released by the World Bank, the region the South Asian region, including India, is not reaping its demographic dividend in the context of the following. Okay, so first statement is exceptionally low share of women in employment. Yes, it's a correct statement. Next is weak employment trend in non-agriculture sector. Correct. Employment ratio of the region is relatively lower than the emerging other economies. It's also correct. Let's next question is narrow demographic window, if which is existed only till 35. No, it's not till 35. It's 2018 to 2055, almost 37 year. Okay,
So answer for this question is option number C, only 3 is correct. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. Okay, first is follow on public officer, meaning a listed company comes out with a fresh issue of shares. Yes, it's a correctly match. Next is preferential issues, procedure, bulk allotment of fresh shares to a specific group of individuals, venture capitalist, etc. Yes, it's also correctly matched. Next is right issues, rights issue of shares to existing equity shareholder in proportion to their existing shareholders. Yes, it also correct. So answer for this question is all three are correctly matched. Okay, क्योंकि यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा था. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. For how many of the above help in the controlling of inflation? So first is increase in repo rate by the RBI. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is in decrease in indirect tax. No, it's not in decrease, it's in increase direct tax. So statement second is incorrect. Next is decrease in export of items such as agricultural crop. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B, only 2 are correct statement. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding insurance sector in India. Okay, insurance sector in India. First is India's insurance generation is more than 10% of GDP. No, it's not a correct statement, क्योंकि ये more than 10% नहीं है, ये increase हुआ है but इतना नहीं. इन 2000 में ये कितना था? 2.7%. ओके, एंड 2000 में इतना था, एंड 2021 में ये कितना हो गया था बढ़ के? तो 4.2%. ओके, so statement first is incorrect, and statement second, FDI limit in the insurance sector is at least 51%. No, it's also not correct. ये कितना हो गया? 47% to 74%. Okay, so statement second is also incorrect. Next is insurance density in India is more than 2000 rupees. No, it's not correct, क्योंकि insurance density कितना है? 91%. $91 था कब? 2021-22 में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2022 एंड 23 में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा $92. Okay, so answer for this question is none of the above is correct. So option number D is the correct answer. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the World Bank Group. Okay, World Bank Group के regarding कौन सा statement सही है? तो first statement is to join the World Bank Group, a country first need to become a member of IMF. Yes, it's a correct statement. Next is the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, offers interest-free loan to the world's poorest country. No, it's not by IBRD, it's by the IDA. Okay, IDA, which means International Development Association. Okay, so statement second is incorrect. Next is India is a member of all 5 institutions of the World Bank Group. No, it's not by the all 5, it's only for the 4 में group है India. Okay, and along with ये बना कब था? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप अभी लास्ट 2-4 पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कब बना था? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में जो हुआ था उस टाइम बना था. ओके, किस में? तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में. ओके, और उसमें क्या क्या फॉर्मेशन हुआ था? तो गैट का एंड IMF का, एंड तीसरा था हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो कि गैट का बाद में रिप्लेसमेंट किसके साथ हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1995 में. ओके, so if you are talking about something more important things which is comes in the
there is a total 5 group, okay, टोटल 5 इंस्टीट्यूशन है अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और वो कौन सा 5 है? तो एक हो जाएगा IBRD, विच मीन्स हो जाएगा क्या थी? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड इज IDA, विच मीन्स IDA क्या था? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट इज IFC, International Finance Corporation. Another one is fourth is MEGA, which means Multilateral Investment Guarantee Agency. And last one, which is fifth, which is called ICSID. ICSID, which means International Center for Settlement of Investment Dispute. Okay, and India is not a part of this one. International सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, बाकी सारा का पार्ट है इंडिया, ये चारों का पार्ट है इंडिया, बट इसका नहीं है। ओके, और यही स्टेटमेंट थर्ड था जो कि ऑल पार्ट बोला था। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is consider the following actions of RBI. Okay, first is how many of the above are likely action of the RBI during Hawkins contractionary monetary policy. First is decreasing interest rate. No, it's not a correct, ये increasing हो जाएगा। okay, and increasing reserve requirements, yes, it's a correct statement. Next is selling government bonds, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. okay, let's come to the एक्सप्लेनेशनरी पार्ट। इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज contraction and expansionary policies involve modification of level of companies supply in an economy. and अगर हम बात करते हैं expansionary policy, तो वो क्या करता है? सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या करता है? सप्लाई करता है मनी का। एंड अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो वो क्या करता है? डिक्रीज करता है सप्लाई को, सप्लाई ऑफ मनी। ओके, एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? बाय सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट, इसमें सिक्योरिटी को बाई करता है, खरीदता है। एंड रिड्यूस करता है डिस्काउंट रेट को रिड्यूस करता है। एंड लोअर दी रिजर्व रिक्वायरमेंट, और ये रिजर्व रिक्वायरमेंट को लोअर करता है, मतलब डिक्रीज करता है। ओके, ये हो गया एक्सपोनेंट का। और अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? तो उसमें आ जाएगा, उसमें क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स। तो क्या हो जाएगा? वहाँ बाय करता था सिक्योरिटी को, यहाँ पे सेल करेगा। एंड वहाँ पे क्या करता है? रिड्यूस करता था डिस्काउंट रेट एक्सपेंशनरी में, तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा डिस्काउंट रेट। एंड थर्ड क्या था? इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स of commercial bank. Okay, so answer is option number B, which is only 2. Let's come to the next question. Consider the following. Okay, first statement is gross fiscal deficit is obtained by the excluding both revenues received and non-debt creating capital received from the expenditure. Yes, it's a correct statement. Next is the primary deficit is gross fiscal deficit minus gross interest liability. No, it's not a correct statement. So answer for this question is option number A, only is correct. Okay, and if we are talking about the statement 2, इसमें क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू होता है ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी। ओके, वर द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट माइनस
minus interest received by the government on net domestic lending. Okay, so answer for this question is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements about the sovereign gold bonds. Okay, next statement is sovereign gold bonds. These are issued by the RBI on the behalf of government. Yes, it's a correct statement. Next is the value of these bonds is tied to the value of gold. Yes, it's also correct statement. Next is these are traded on both the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is option number D, क्योंकि यहाँ पे not correct पूछा और सारे statement correct है. Okay, so answer for this question is option number D. Let's come to the next question, which is how many of the consider the following. How many of the can source of tax revenue to the government? Okay, first is personal income. Yes, it is goods and production within a country. It's also correct. Import from other countries, ये भी है. And if you are talking about free on service rendered by the government, ये हमारा टैक्स रिवेन्यू नहीं है, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है. ओके, नॉन टैक्स रिवेन्यू. So answer for this question is only 3 is correct, option number C. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the National Skill Development Corporation NSDC. First is it is a not for profit public limited company fully owned by the government. Is it true? No, it's not fully owned by the government. It's 49% by the government and 51% by the private. Okay, so first statement is incorrect. Next statement is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is the nodal agency. Yes, it's a correct statement. Next is its main objective is to establish and run public institution related to skill development. Is also correct. Okay, and if we are talking about the NSDC under the section 25 of Company Act 1956 से अगर हम बात करें, सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज a triple P model. Okay, so answer for this question is option number B is the correct. Okay, statement 2, 3 and both are correct statement. Next question is consider the following statements regarding the capital market. Okay, first is they deal in debt as well as equity instruments. Yes, it's a correct statement. Next is certificate of the deposit and commercial paper are security trade in capital market. No, it's not in capital market, it's in money market. Okay, so statement second is incorrect. Next is public participation is limited in capital market compared to the money market. No, it's also not correct because public participation is limited in money market and money market compared to capital market. Okay, so answer for this question is only one is correct. Option A is the correct correct answer. Okay, let's come to the next question. Consider the following situations. First is how many of the above situation could lead to appreciation in the Indian rupee. Okay, यहाँ पे appreciation की बात करें. First is डिक्रीज इंटरेस्ट रेट इन इंडिया. ये तो डेप्रिसिएशन का बात है, एप्रिसिएशन का नहीं. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स. यस, इट्स अ करेक्ट. एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर एप्रिसिएशन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या पूछा है तो करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ ओनली वन इज करेक्ट. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स इन अ फ्लेक्सिबल सिस्टम, अगर डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ फर्स्ट एक हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज. डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड डिक्रीज करेगा
ऑफ फॉरेन गुड्स, तो उसमें क्या हो जाएगा कि फ्यूअर रुपीज ऑफर्ड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, बट अगर वही रिवर्स हो जाएगा, डिमांड अगर इंक्रीज करेगा तो ऑफ फॉरेन गुड्स, तो क्या हो जाएगा, मोर रुपीज ऑफर्ड फॉर द फॉरेन करेंसी, तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, लीड्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज question number 30. Which of the following government body heads the इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन? ये किसके द्वारा हेड किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और ये कब बना था? 1919 में बना था। ओके, 1919 में। एंड अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी इसने इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ने अभी क्या किया है, न्यू लोगो एंड मोटो ये किया है। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका न्यू मोटो है क्या। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फर्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑपरेट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005. Yes, it's a correct statement. Next is both central and state government have power to establish a special economic zone. Also correct. Next is it is deemed to be foreign territory for the trade operation, duties and tariff. It's also correct. So answer for this question is all of the above are correct, which is option number C. Okay, let's come to the next question, which is how many of the objective of the fiscal policy, कौन से? Princely price stability, economic growth, employment generation, all three are objective of the fiscal policy. So answer for this question is option number C. Let's come to the next question, which is which of the following are forms of narrow money? Okay, narrow money में कौन सा हो जाए? करेंसी नोट, यस। डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये दोनों हो जाएगा नैरो मनी। एंड तीसरा हो नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये हो जाएगा हमारा ब्रॉड मनी। ओके, और ब्रॉड मनी की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? M3 एंड M4। ओके, एंड नैरो मनी की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा M1 एंड M2। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स regarding the narrow money and broad money, if we are talking about this is narrow money M1 is equal to CU plus DD। और ये CU और DD क्या होता है? CU इज द करेंसी जिसमें क्या आ जाएगा? नोट्स प्लस कॉइन, एंड DD इज द क्या हो जाएगा? DD तो वो हो जाएगा हमारा नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ओके, एंड अगर हम M2 की बात करते हैं, M2 की बात करते हैं तो M2 क्या हो जाएगा? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट M3 इज द M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट M4 इज इक्वल टू M3 plus total deposit with post office saving organization excluding national saving certificate. Okay, so in the interbank deposit which a commercial bank holds in other commercial bank are not to be regarded as a part of money supply. Okay, and if you are talking about M1 and M2 which is called narrow money, and M2 M3 and M4 which is called broad money. Okay, and if you're talking about this gradation are in decreasing order of liquidity. Okay, and M1 is most liquid, M1 ज़्यादा liquid है, and M4 is the least liquid of all. Okay, so answer is option number B. 1 and 2 are correct. Okay, next question is consider the following statements with reference to global alliance of national human rights institutions. Consider the following statement. First is it operates within the office of United Nations High Commission for Human Rights.
No, it's not a correct statement. India is a member of it. Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's और अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा दिस इज इफर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में हो जाएगा इट इज़ दिस इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज्ड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओके एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा तो हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ पे वो हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements regarding special drawing right okay SDR of balance of payment BOP. First statement is it is an international service asset created by the IMF to supplement its member countries official reserves. Yes, it's a correct statement. Next is the value of SDR is based on the basket of four major currencies, the US dollar, euro, Chinese renminbi and Japanese yen. No, it's not correct statement क्योंकि ये 4 नहीं ये 5 होगा. एक और कौन सा हो जाएगा तो फिफ्थ वन हो जाएगा क्या तो British pound sterling. Okay, so answer for this question is option number A only is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements. First is how many of the above can create cost push inflation. First is hoarding and speculation. Yes, it's a correct. Next is increase in indirect taxes, also correct. Increase in administered prices of agriculture produce, it's also correct. So answer for this question is option number C. All three are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following. How many of the above have to be deducted from the national income to calculate personal income? Okay, first is undistributed profit. Yes, it's a correct. Next is corporate tax. Correct. Net interest payment made by the household. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C, which is all three are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following. How many of the above impact of inflation में कौन सा impact करेगा okay so first statement is reducing in purchasing power of wages earners. Yes, it's correct. Credit crunch due to increase in cost of capital. Correct. Depreciation in currency. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. All of the above are correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to prevention of money laundering Act PMLA. Consider the following statement. First statement is the act puts onus of on the accused to prove he is innocent while seeking bail. Yes, it's a correct statement. Next is act allows for the attachment of property of accused under the act. Yes, it's also correct. Next is enforcement directorate ED is responsible for investigating offences under the PMLA. Yes, also correct. So answer for this question is option number C. All three are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. First is both consumption and capital goods are used to calculate the GDP, gross domestic production. Yes, it's a correct statement. Next is with the part of the total output which comprises capital goods constitute an economic gross investment. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to exchange trade currency derivative. Consider the following statement. First is it is a standardized financial contract traded on a regulated stock exchange. Yes, it's correct statement. And another is it is regulated by SEBI and RBI both. It's also correct. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements.
Regarding the measurement of inflation in India, how many of the above are correct? So, first is wholesale price index is estimated based on the wholesale price of selected goods and services. No, it's not a correct statement क्योंकि ये सिर्फ goods के लिए होता है, service के लिए नहीं होता है. So, statement first is incorrect. Next is currently the base year of wholesale price index calculation is 2011-12. Yes, it's a correct statement. Next is wholesale price index is estimated by Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industry. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements. First is the usual status approach estimate only those person are as employed who had no gainful work for major time during the 365 days preceding the date of survey. Yes, it's a correct statement. Next is the current weekly status approach is useful in capturing long term open chronic employment but not in seasonal employment. ये it's a incorrect statement क्योंकि ये open chronic employment as well as seasonal employment भी होता है बट यहाँ पे नॉट कर दिया है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to the National Pharmaceutical Pricing Authority, consider the following statement. First is it is an attached office of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Yes, it's a correct statement. Next is it regulates drug prices under the Drug Price Control 2013. Yes, it's also correct. Next is adjust drug price in line with change in the consumer price index on the annual basis. No, it's not in the consumer price. ये हो जाएगा wholesale price index. Okay, so for statement third is incorrect. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question which is consider the following statements regarding new industry policy 1991. First statement is statement 1 is it aimed to reduce the role of public sector by reserving few industries for government control. Yes, it's a correct statement. Next is the policy relaxed regulation on the competition of the regulation on competition by abolishing the monopolistic and restrictive trade practice limits. Okay, so answer for this question is option number C, both our statement is correct. Okay, let's come to the next question which is with reference to the following funds, services and proceedings from the investment of central public sector enterprises in India. First statement is National Investment and Infrastructure Funds. No. Next is National Development Fund. No. National Investment Fund. No. India Infrastructure Project Development Fund. So answer for this question is option number option number C, D नहीं होगा. Option number C is the correct, which is National Investment Fund. Okay, National Investment Fund is the correct answer for this question, which is option number C. Okay, अच्छा आप हमें कमेंट में ये बताएं कि डिटेल एनालिसिस होना चाहिए या फिर क्वेश्चन का आंसर एंड क्यों गलत है क्वेश्चन वो बस बताए, ताकि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, लाइक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला या फिर शॉर्ट में जल्दी जल्दी से निपटा दे बस क्वेश्चन को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू चाइल्ड केयर लीव अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव Rule 1972, consider the following statement. Okay, first statement is female employee under the age of 18 year are allowed CCL of 1 year from the look after their children. No, it's not 1 year, it's a 2 years. So statement first is incorrect. Next is there is no age limit in case of directly
abled children, yes it's correct. Next is denying women's child care leave is violation of the constitution, yes it's also correct. और कौन से constitution? article 15 में. Okay, so answer for this question is question number option number B is the correct, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements regarding Security Exchange Board of India, which is called SEBI, is a statutory body, yes it's a correct statement. Next is it regulates all intermediaries in stock exchange like share brokers, unreturns and mutual funds, yes it's also correct. So answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is fair and remunerative price. Okay, fair and remunerative price is a guaranteed price set by the government to ensure fair compensation टू फार्मर्स फॉर द कल्टिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. आप हमें इसका आंसर बताएं, क्योंकि हमने अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में ये बताया था कि FRP किसके लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रशांत चंद्र मलनोबिस, ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान. तो PC मलनोबिस किसके टाइम थे? तो वो थे second 5-year plan. Okay, option number C is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question. Consider the following situations. First is a decrease in crop rate, repo rate, leads to the decrease in money supply is an economy. Yes it's a correct. No, it's not a correct statement, क्योंकि ये decrease नहीं होता है, ये increase होता है. Okay, so first statement is incorrect. Next is an increase in repo rate leads to the decrease in the price of goods, which is called inflation. Yes it's a correct statement. So answer for this question is option number option number B, only 2 is correct, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या था efficient money policy transmission in economy. तो किससे होगा? अच्छा, so answer is option number B, only 2 is correct. Let's come to the next question, which is consider the following. How many of the above are consequences of green revolution in India? Okay, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस क्या था? पहला था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, करेक्ट. excessive use of chemicals, it's also correct. And monocropping, it's also correct. And if you are talking about depletion of groundwater, ये भी सही होगा. Okay, so answer for this question is, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर D, which is all of the above are correct. Okay, option number D. And if you are talking about the MS स्वामीनाथन, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया किसने था? मेनली लीड किसने किया था? MS स्वामीनाथन. ओके, MS स्वामीनाथन के द्वारा. एंड इसमें मेनली स्पेशलाइज्ड किसके लिए था? तो वीट एंड राइस के लिए. ठीक है, एंड ग्रो भी बहुत अच्छा किया था. और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसका ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन में, एंड रिड्यूस हुआ था इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. एंड इसमें बेनिफिट हुआ था फार्मर्स को, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था, एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट भी हुआ था. ओके, एंड अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का? तो वो क्या था? नॉन फूड ग्रेन लेफ्ट आउट. जो फूड ग्रेन था वो लेफ्ट आउट हुआ था. सिर्फ मेनली इसमें ध्यान दिया गया था वीट एंड राइस में. सो लेफ्ट आउट हुआ था नॉन फूड ग्रेन. ओके, एंड नेक्स्ट इज लिमिटेड कवरेज, और इसका कवरेज लिमिटेड था. लिमिटेड कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड नेक्स्ट क्या था? तो नेक्स्ट इसमें नेगेटिव ये था कि रीजनल डिस्पैरिटी, ये सारे रीजन में नहीं हुआ था, इसके लिए रीजनल डिस्पैरिटी. एंड नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स, इसमें फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, ये नेगेटिव था. एंड और नेगेटिव क्या था? तो वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ये सॉइल एंड क्रॉप को भी इम्पैक्ट किया था, उसका प्रोडक्शन को. एंड मोनोक्रॉपिंग,
और ये क्या हो गया था, मोनोक्रॉपिंग। ओके, सो ये सारा नेगेटिव था इसका। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट टू join my telegram channel which is study with PK Q and A, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज।